अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेल्स टैक्स में हमने स्ट्रक्चरल काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, जिसके अंदर सेल्स टैक्स रेट क्या होगा, ठीक है, चीज़ों की वापसी के ऊपर बात कर ली। हमने 90% के रूल को डिस्कस कर लिया कि भी साहब ये अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा होगा। पानी भी दे दीजिएगा। पानी कह रहा हूँ। अगर आपका स्टॉक इनपुट ज्यादा हो जाए तो वो रिफंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है 90% की। कल हमने उसके ऊपर बात भी की और हमने कहा कि ये 90% का रूल मुख्तलिफ सूरतों में नहीं लगेगा। ये कमर्शियल इंपोर्ट्स पे में नहीं लगेगा, जीरो रेटेड पे नहीं लगेगा और डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं लगेगा। हाँ, एक और सूरत भी है कि अगर किसी महीने में आपने जो जीरो रेटेड सप्लाईज है वो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से बढ़ जाए। ठीक है, जो जीरो रेटेड गुड्स है उसने तो होना ही रिफंड है ना, वो 50% से बढ़े या ना बढ़े, उसने तो रिफंड ही होना है उसके अगेंस्ट जितना भी इनपुट है। लेकिन अगर वो जीरो रेटेड सप्लाईज इनपुट टैक्स नहीं बल्कि उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50% से बढ़ जाए टैक्सेबल से, टोटल टैक्सेबल को ऐड कर लें, तो अगर वो 50% से बढ़ जाए तो उस महीने आपके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी एग्जाम में आप लिखेंगे नहीं। यानी क्या करेंगे एग्जाम में, यानी अगर आपको डेटा मिले और उसमें एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड गुड्स गिवन हो तो आप उनको टोटल कर लें, टोटल करके टैक्सेबल सप्लाईज को भी ऐड कर लें और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी 100 जीरो रेटेड गुड्स हैं और 50 आपकी अदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की, टोटल 150 हो गई। तो 150 में आप देखें 100 कितनी कितने परसेंट है, 66.6 है। तो इस महीने में तो आपने उस न्यूमेरिकल के अंदर 50% की लाइन लिखनी है। 50% की लाइन सारे का सारा इनपुट आप ले जाएंगे, नीचे जो रिफंड होगा वो तो होना ही है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरह अगर रिटेल गुड्स हो तो 80% से अगर वो ज्यादा हो जाए तो वहां पर भी आपने ये रूल अप्लाई करना है कि वो नहीं होगा। सही है। अच्छा, अभी जो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार डेफिनेशन जो मैंने आपको कहा था हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये समझ लें कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, यानी कि आपने ये करनी करनी है। अभी जो मैं आपके सामने चार डेफिनेशन डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, आपने ये नहीं समझना कि सर हमें मूव करा करवा, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। अभी तक मैं कंटिन्यूसली चलता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आके चूंकि अब हमने प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए ये चार डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है और उसको आपने समझना है और इसको रट्टा लगाना है, लिख के याद करना है। ये बातें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो अच्छा, ये लफ्ज डेफिनेशन नहीं होता, आई के साथ होता है ये देखिएगा। ये डेफिनेशंस बाकी भी हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, आपने याद रखना है। गुड्स डेफिनेशन मैं आपको वैसे बता चुका हुआ हूँ। सप्लाई, ठीक है जी। एक तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन है इसमें, ये एग्जांपल नहीं मैं कर रहा क्योंकि वो मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा है टैक्सेबल एक्टिविटी, ठीक है। और तीसरी है इसमें टैक्स फ्रॉड, बाद में देखेंगे। टैक्स इनवॉइस भी बाद में। टाइम ऑफ सप्लाई,
ठीक है जी, और इसमें आ जाएगी आपकी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ, इसकी साथ में समरी बना दूंगा, आप बेशक वो याद कर लें, उसको देखो। सही है, ये मैं इसी सिस्टम पे ही कर रहा हूँ। तो आप उसको कह दीजिएगा इकबाल को कि आपके साथ इसको शेयर कर दें, भूल ना जाए। लें जी। बिस्मिल्लाह। कहते हैं जी, सप्लाई से क्या मुराद है। अच्छा, ये डेफिनेशन, पहली बात ये है कि लॉ चीज़ों को डिफाइन क्यों करता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। डेफिनेशन क्यों देता है। डेफिनेशन की एक बहुत बड़ी अहमियत ये है कि कोई चीज़ हो सकता है कि अगर आपने कानून की ऐनक नहीं पहनी हुई तो वो आपको कुछ और नजर आ रही हो, लेकिन जैसे ही आप कानून की ऐनक पहनते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसलिए डेफिनेशन जो है, किसी चीज को भी जब देखा जाता है तो क्या किया जाता है, कानून की ऐनक पहनी जाती है। ये डेफिनेशन हमें कानून की ऐनक पहनाती है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन हम कहते हैं मैं और आप। अगर आप कानून की ऐनक नहीं पहनेंगे, आम तौर पर पर्सन में आपको मर्द, औरत, इंसान नजर आए। लेकिन जैसे ही आप कानून की ऐनक पहनेंगे तो उसमें आप पर्सन को देखेंगे तो आपको नजर आएगा इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट, ये नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसलिए एनेक्स जरूरी होती है। समझ आ गई कि डेफिनेशन क्या करती है, कि आपका एंगल चेंज करती है, उसके मुताबिक देखा जाता है। अब जैसे सप्लाई है, सप्लाई से क्या मुराद है। देखें, आपको टैक्स उस वक्त लगेगा जब सप्लाई होगी, और अगर सप्लाई ही नहीं हुई तो टैक्स भी नहीं लगेगा। अब आम हालात के अंदर वो आपको चीज सप्लाई नहीं मिलेगी, आप कहेंगे ये तो सप्लाई बनती नहीं है। लेकिन जब एनक लगाएंगे टैक्स वाली तो वो सप्लाई बन जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर, आपकी एक शॉप है, उस शॉप में से आपका बेटा कुछ चीजें उठा के ले जाता है, आप उसको सेल गिनते हैं, कोई भी नहीं गिनता। अकाउंटिंग में ड्राइंग्स लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन जब सेल्स टैक्स की ऐनक लगाएंगे तो सेल्स टैक्स वाला कहता है चीजें किधर गई, घर चली गई, कहता है ये सप्लाई। आपने वो चीजें किसी को गिफ्ट कर दी, किधर है चीजें, मैं गिफ्ट कर दी, पैसे, कहता मुझे सेल्स टैक्स लगा, मुझे पैसों से यार मसला है ही नहीं, ये भी सप्लाई है। सैम्पलिंग कर दी, ये भी सप्लाई है। इससे क्या मुराद है, जब वो सप्लाई बन जाएगी तो आपका आउटपुट बन जाएगा। अब समझ आई बात की। तो हमें ये सप्लाई की डेफिनेशन एक तो एग्जाम में थियोरेटिकली पूछी जा रही है, दूसरा अगर ये वाली चीज हमें मिल जाए तो हम उसको क्या करेंगे, आउटपुट और इनपुट का हिस्सा बना लेंगे। खरीदने वाला उसको इनपुट बोलेगा और बेचने वाला उसको आउटपुट बोलेगा। समझ आ गई। सप्लाई मींस अ सेल, वो कहता है सप्लाई से मुराद है सेल। कहता है जो बगैर ऐनक के भी आपको नजर आ जाती है। और अदर ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, या आप किसी को ये हक दे दें, टू डिस्पोज ऑफ के वो बेच दे, गुड्स चीजों को बेच दे एज ऑनर, मालिक बन के। यानी इससे मुराद ये है कि उन चीजों का आपके पास फिजिकली आना लाजमी नहीं है। एक शख्स ने
लाहौर से इस्लामाबाद में कपड़े की एक गाड़ी खरीद ली। उन्होंने कहा जी ये गाड़ी है मेरी, बुक कर लो, बुक हो गई। कराची से उसको ऑर्डर आ गया, उसने उसको कहा कि तुम ये जो माल है वो कहाँ भेज दो, कराची भेज दो। उसने भेज दिया। तो असल में देखा जाए तो आंख से तो नजर आ रहा है कि सेल इसकी है, लेकिन लॉ कहता है नहीं, ये सेल इस बंदे की है, क्योंकि इसके ऑर्डर पे बेची जा रही है। समझ आई है? तो सेल, या किसी को ये हक दे देना कि तुम इसको सेल कर दो, वो सेल गिनी जाएगी। अच्छा, जब ये होता है ना लफ्ज इंक्लूडिंग, तो नॉर्मली देखिएगा कि यहां तक ये एनक के बगैर बता रहा होता है, कहता है एनक के बगैर भी देखोगे ना तो तुम्हें ये चीज नजर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये इंक्लूडिंग का वर्ड डालता है ना, तो उससे मुराद ये होती है कि अब ये आपको क्या डालना है, चश्मा। ऐसे बनेगा। अब इसने आपको क्या पहना दिया, कहता है ये अब मेरी आंख से देखोगे तो तुम्हें ये चीजें भी सप्लाई नजर आनी चाहिए। ये चश्मा कौन सा है, सेल्स टैक्स का। इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, कहता किस्तों में भी चीजें बेच देंगे तो मैं उसको भी सेल ही मानूं। आपको किस्तों में पैसे कब मिलते हैं, साल में, 2 साल में मिलते हैं ना। लेकिन वो कहता है कि जिस महीने आपने ये सेल कर दी ना, ये उस महीने की सेल गिनी जाएगी, बेशक आपको सिर्फ अभी एडवांस ही मिला हुआ है। सही है। एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग, फिर कहता है इसमें और एक और एनक लगाओ, पुटिंग टू प्राइवेट ड्राइंग्स। कहता है ड्राइंग्स भी आपकी क्या है, सप्लाई होगी। बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स, बिजनेस में इस्तेमाल कर लें या नॉन बिजनेस में इस्तेमाल कर लें। बिजनेस में इस्तेमाल क्या हो सकता है, आपने किसी का कर्जा देना है, वो आपकी चीजें उठा के ले गया, तो ये किस में आ जाएगी, बिजनेस यूज में आ जाएगी। इसके अलावा वो अगर कोई पर्सनल यूज भी नहीं है और वो बिजनेस यूज भी नहीं है, इसके अलावा किसी यूज में आप आ गए हैं, क्या मिसाल हो सकती है। एक दफा मैंने एक मिसाल दी थी, मुझे भूल गई है। बहरहाल, यानी आपके गोडाउन से चीजें निकल गई, आपके गोडाउन से चीजें निकल गई, तो लॉ कहता है वो क्या गिनूंगा, इसको मैं सप्लाई गिनूंगा। गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये उसने एक बात की, ये बात जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुड्स प्रोड्यूस्ड यानी एज अ मैन्युफैक्चरर ड्राइंग्स आपकी बनेगी। एज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस यानी जो गुड्स आपने प्रोड्यूस की हैं, अगर आप प्राइवेटली ले गए, ड्राइंग्स कर ली, किसी को कर्जे के तौर पे दे दी, ये सारी गिनी जाएंगी। मेरा थोड़ा सा इसमें डिसएग्रीमेंट है। अभी आप गुड्स पे ही फोकस करें, थोड़ी सी बात बढ़ जाएगी, जब वो इशू आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, ये क्या बात हुई, टैक्सेबल एक्टिविटी, आगे डेफिनेशन आ रही है, व्हाट इज मेंट बाय टैक्सेबल एक्टिविटी, क्या होती है। पहले थोड़ा सा इसको समझ लें कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। अच्छा, दस्तरखान लगते हैं गरीबों के लिए, दो लोग लगाते हैं, एक गोरमे वाले लगाते हैं और एक बहरिया टाउन वाले लगाते हैं। सही है। अब ये जो है ना बहरिया टाउन वाले, ये तो काम करते हैं जमीनों का, रियल एस्टेट का, इनकी ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। जब ये खाना लेके आगे लोगों में तकसीम करेंगे तो इनकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं गिनी जाएगी। गोरमे चूंकि ये चलाते ही होटल रेस्टोरेंट्स हैं, जब ये दस्तरखान लगाएंगे तो इनकी ये टैक्सेबल एक्टिविटी गिनी जाएगी, बेशक ये गरीबों में तकसीम करें लेकिन इनको टैक्स देना होता है। समझ आ रही? यानी अगर कोई शख्स कहे कि जनाब मैं तो आपके पास साबुन पड़ा हुआ था, कोई गरीब आदमी आ गया, उन्हें कहा जी आपकी मेहरबानी है, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे, उन्हें कहा साबुन दे दूं, नहा लो जाके, कितने गंदे हुए हो। कहता चले वो दे दो। उसने दो साबुन की टिकिया दे दी, सर्फ भी दे दिया। लॉ कहते ये तुम्हारी सप्लाई है, कहते जी मैंने तो खिदमत की है, कहते हमारी भी खिदमत करें। राइट। लेकिन एक कपड़े वाला दुकानदार किसी को चीज लेके कहीं से बाजार से लेके दे देगा तो लॉ कहता है ये टैक्सेबल एक्टिविटी, क्योंकि इसने जो साबुन रखा हुआ था,
ये टैक्स यानी बेचने के लिए नहीं रखा हुआ था। आगे चलते हैं। फॉर पर्पज अदर देन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अब सुनिएगा ये क्या चीज ये है कि आपने लेट्स सपोज के शर्ट्स बेचते हैं। आपने धागा लिया, धागे से आपने कपड़ा बनाया, कपड़े को आपने रंग दिया, रंगने के बाद आपने उसकी सिलाई की और शर्ट बना के सेल कर दी। एक वक्त होता था कि जब लोग धागे से कपड़ा बनाते थे ना, तो वो इसको भी टैक्सेबल एक्टिविटी सप्लाई समझते थे और टैक्स लग जाता था। कपड़े को जब वो रंगते थे तो वो इसको भी सप्लाई समझते थे। इस तरह हर स्टेज के ऊपर लॉ इनसे टैक्स ले लेता था। तो लोगों ने कहा फिर ले लो हमसे टैक्स, भाई यही काम करते रहे हैं, भाई ये मेरा एक प्रोसेस है। तो इसलिए लॉ ने सप्लाई की डेफिनेशन में निकाल दिया कि भी अगर आपकी देखें, कहता है अदर देन, यानी ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर आप जो अगली चीज बना रहे हैं वो टैक्सेबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे आप इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, यानी आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ये बात समझ आ गई। सादा अल्फाज में जो पॉइंट ए है, पैरा 3.17 का, खालिद साहब की बुक का चैप्टर नंबर 23, उसमें ये चीज बताई गई है। कंक्लूड कर दूं कि अगर आप ड्राइंग्स करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस में यूज कर लेंगे, नॉन बिजनेस में यूज कर लेंगे, तो ये सारी क्या गिनी जाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी गिनी जाएगी। हाँ, अगर आपका ये रॉ मटेरियल है अगले प्रोसेस के लिए, वो उससे आगे अल्टीमेटली जो चीज आपने बनानी है वो टैक्सेबल है, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। हम ये सैंपल 100% को सप्लाई करें तो सेल होगी, फिर फिर आपको जो फर्दर टैक्स 4% देना भी देना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर आपका सवाल ये बनता है कि सर ड्राइंग्स के ऊपर भी मुझे फर्दर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद सेल्स टैक्स में तो अनरजिस्टर्ड हूँ ना, मेरा बेटा तो अनरजिस्टर्ड है, क्या मुझे वहां पर भी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देखे ना, चीजें कोई उठा के ले जाए, कितना दुख होता है, चाय गिरने लगी थी एक दिन मेरी। ये बताएं, ये सवाल है ना। चले बताएं, मेरा बेटा मेरी दुकान से मेरी चीजें उठा के ले गया है, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड फिर तो देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड ही है ना, तो देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना? एंड कंज्यूमर है, शाबाश, वेरी गुड। है वो अनरजिस्टर्ड, लेकिन कहाँ, अनरजिस्टर्ड है, इसलिए वहां फर्दर टैक्स एम्प्लॉयज ले जाए, वहां पर टैक्स लगेगा, फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। सारी ठंडी होगी। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ टू सेटिस्फाई डेट, अगर आपने किसी का कर्जा उतारने के लिए दे दिया, ये ऊपर मैं मिसाल आपको दे चुका हूँ बिजनेस यूज में, इसको भी माना जाएगा। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी रजिस्टर्ड पर्सन। ये बात जरा नोट कीजिएगा कि ये क्या चीज है। देखें, आम हालात में, मैं सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा, आप सेल्स में से क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल होती है आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप माइनस करते हैं, ये होता है। सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स में आप क्या करते हैं, आप इसका टैक्स लेते हैं, यानी इसका 18% लेते हैं, ठीक है, आउटपुट टैक्स, और आप इसका जो है वो परचेजेस का टैक्स चार्ज करते हैं, इनपुट में से आउटपुट माइनस करते हैं, तो आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। सही है। लेकिन ये जो बात की जा रही है ना, अगर कोई शख्स अनरजिस्टर्ड हो, डी रजिस्टर्ड हो जाए, अपने आप को कहे जी मैं आज के बाद आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, कारोबार बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसने बिजनेस को क्लोज कर दिया, डी रजिस्टर हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर लॉ ये कहता है कि ये तुम्हारा आउटपुट बन जाएगा, जो चीजें तुम्हारी अनसोल्ड पड़ी हुई है ना, वो तुम्हारी सप्लाई की नहीं जाएगी। अब देखें, अगर ऐनक उतार के देखें तो चीजें बिकी हैं, पड़ी हुई है ना, लेकिन जैसे ही आप सेल्स टैक्स की ऐनक लगाएंगे, आप कहेंगे हाँ जी कारोबार कर रहे हैं, नहीं जी मैं बंद कर दिया।
कितना स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास? 10 करोड़ रुपए का, इसका 18% टैक्स जमा करवाओ। समझ आई? लेकिन ये कब होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर नहीं, जिस जब डी रजिस्टर हो रहे हैं। अदरवाइज अगर एग्जाम में आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए, आपने एग्जाम में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। बार बार मैं लफ्ज बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक उस वक्त आपका सेल का हिस्सा बन जाएगा जब आप डी रजिस्टर होंगे। जब आप डी रजिस्टर होंगे। और ओपनिंग स्टॉक आपकी परचेज का हिस्सा बन जाएगा जब आप नई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये दो बातें याद रखें। दोबारा सुन लीजिएगा। आपने एग्जाम में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? इग्नोर। अगर आप नई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उस सूरत में आपका ओपनिंग स्टॉक आपकी परचेजेस बन जाएगा। इनपुट इसमें इससे आपको मिलेगा। और अगर आप यहाँ से डी रजिस्टर हो रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी आउटपुट बन जाएगा, सेल गिना जाएगा। ये तीन बातें याद रहेंगी आपको। देखें, ये वाला इशू न्यूमेरिकली आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये। ओके, यस सर। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। बस ये बात याद रखें। तो पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड, पड़ी हुई हैं इमीडिएटली, बिल्कुल, बिफोर, पहले, अ पर्सन सीजीज, पर्सन सीज किसे कहते हैं? बंद हो रहा है। टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को यानी खत्म कर रहा है अपनी रजिस्ट्रेशन को, उस वक्त जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपका ये बन जाएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, द ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ऑनर और टू पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम। इसको टॉल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? टूल नहीं होता। टूल उसको कहते हैं जिससे कोई चीज बनाई जाती है। टेक्निकली टूल उसे कहते हैं, ये टॉल होता है। टूल नहीं लगाते, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स को कहते हैं, ये टॉल है। टॉल मैन्युफैक्चरर, टॉल मैन्युफैक्चरर क्या है? जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि धागा आपने बनाया, कपड़ा आपने बनाया, लेकिन आपके पास डाइंग हाउस नहीं है। आप किसी को कहते हैं यार कपड़े को रंग दो, क्या कर दो? तो ये जो कपड़े को रंगेगा ना, लॉ कहता है तुम्हारी भी सप्लाई गिनी जाएगी, तुम्हारी भी, वो भी सेल्स टैक्स लेगा, वो भी इसको सप्लाई गिनेगा। ठीक है, कोई मसला? चलो, अच्छा, दो चीजें ऐसी हैं जो नजर, ऐनक उतार के देखेंगे तो सप्लाई नजर आ रही है, लेकिन लॉ कहता है ये सप्लाई नहीं है। ये नजर आ रही? अच्छा, अब ऊपर क्या था? ये वाली चीजों में कुछ ऐसी चीजें थी जो हम ऐनक के बगैर देख रहे थे पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने ऐनक लगाई तो चीजें चलना शुरू हो गई। यहां पर क्या है? ये दो चीजें ऐनक के बगैर चल रही हैं, तो जैसे ही मैं जादू की ऐनक लगाता हूं तो ये रुक जाती है, यानी ये सप्लाई नहीं गिनी जाएंगी। वो कौन सी है? पर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर अगर आप डील करेंगे, इसमें हवाई चीजें बिकती हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में हवाई तौर, आज गोल्ड का रेट क्या है? फॉर एग्जांपल 100 रुपया, आपने 100 रुपये का खरीद लिया। कल आप गए तो रेट हो गया 110 रुपये, तो आपने कहा मेरा गोल्ड बेच दो, तो उसने बेच दिया, तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट उसने दे दिए। ये होती है मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसके अंदर चीज मूव नहीं करती, बिकती है बस। तो लॉ ने कहा मैं इसको भी सप्लाई नहीं मानता। हालांकि वो कहते हैं कि गोल्ड बिक गया, लेकिन लॉ कहता है मैं इसको सप्लाई नहीं मानता। आगे चले। गुड लिवर अंडर मुराबहा मुसव्वमा बाय मुअज्जल बाय सलम, यानी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये सारे क्या हैं? इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। लॉ कहता है इसमें भी मैं सेल को सेल। अब इसमें सोचें सवाल क्या आ सकता है आपको पेपर में, सोचें। एक न्यूमेरिकल में ये लाजमी आएगा, पहली बात तो ये है कि न्यूमेरिकल में तो लाजमी आएगा, हो ही नहीं सकता इसके बगैर न्यूमेरिकल बने। दूसरा, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन सप्लाई एंड व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। क्या चीज सप्लाई है और क्या चीज सप्लाई नहीं है, ये हो सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तीसरा, आपको, आपसे एडवाइस मांगी जा रही है कि मिस्टर असलम आपसे कहता है कि इस महीने मैंने 5 लाख की सेल की है,
20,000 रुपए की चीजें मैंने घर में इस्तेमाल कर ली, मेरी उठा के ले गए हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मेरा इस पे सेल्स टैक्स लगेगा? टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? ठीक है। और कुछ कर्जा मैंने दे दिया है, कर्जा देना था, मैंने चीजें दे दी हैं, तो मुझे एडवाइस करें कि मैं क्या करूं। ठीक है, आप उसको बताएंगे जो आपने सेल की है, इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। जो चीजें आप घर उठा के ले गए, जो आपने बेचने के लिए रखी हुई थी, वो भी सप्लाई है। और जो आपने कर्जा दिया, ये भी सप्लाई है। वो कहता कुछ चीजें मैंने बाजार से खरीद के क्या कर दी हैं, सदका कर दी हैं। आप कहेंगे ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि तुमने ये खरीदी ही टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए नहीं थी। देखे ना, ये माउस मैं बेचता हूँ, तो जो माउस मैं लेके आऊंगा, बनाऊंगा, बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं बनाता हूँ इसको, मैन्युफैक्चर किया, बना लिया, यहां से कोई उठा के ले गया तो मेरी सेल गिनी जाएगी। मेरा बेटा उठा के ले गया, कोई और मेरा दोस्त ले गया, किसी को गिफ्ट, ये सेल गिनी जाएगी, तो इसका इनपुट भी मिलेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि ये माउस मैंने बाजार से खरीदा और अपने बेटे को दे दिया कि यार ये माउस आप इस्तेमाल कर लें, तो इसका ना मुझे इनपुट मिलना है, ना मुझे उसका आउटपुट मिलना है। ये अलग चीज है, क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट एंड कंज्यूमर बन चुका हुआ हूं। अब समझ आ गई है? यानी अगर चीज मेरे पास आई, मैंने उसको बनाया, फिर जब जाएगी तो ये सेल होगी। लेकिन अगर बाहर से चलेगी तो वो सेल सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी। याद रहेगा? जी। हाँ जी। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आई कैप ने इसको लिया हुआ है ट्रेडिंग के केस में, उसमें अभी आप यही समझें इसको, क्योंकि ये एक डिबेटेबल इशू है, तो मैं उसमें भी जाना नहीं चाह रहा। आप बेसिकली समझे, ड्राइंग्स हमारी सप्लाई होती हैं। यानी आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जहाँ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को डालेंगे ना, वहाँ आपने ड्राइंग्स को भी डालना है, एम्प्लॉयज को भी डालना है, सैंपल भी डालना है आपने, ये चीज़ें भी वहाँ डालनी है। ठीक है, यानी ऐसे ही समझे जैसे ये टैक्सेबल सप्लाई, उसका हिस्सा बनाना है आपने। ये है। आगे है जी टैक्सेबल एक्टिविटी। ठीक है, किस चीज को, यानी ये सप्लाई से मिलती जुलती चीज है। टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली आपके इनपुट टैक्स से रिलेट कर रही है। ये नॉर्मली आपके, अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इस डेफिनेशन में पूरा आ रहे हैं, तो आपको इनपुट मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर आपको इनपुट, कहता है जी टैक्सेबल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको टिश्यू की मिसाल दी, टिश्यू बॉक्स है, माउस की मिसाल ले लें। मैंने माउस खरीदा, मैं पूछता हूँ क्या ये खरीदना मेरी टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है? नहीं। हाँ, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। आप कहेंगे सर इट डिपेंड्स। आप बताएं कि आपने माउस क्यों खरीदा। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने लिए, ऑफिस के लिए, तो कहेंगे ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। मैं कहता हूँ ये माउस खरीदा मैंने बेचने के लिए, तो ये मेरी क्या है, टैक्सेबल। अभी बेचा नहीं है, लेकिन मेरा इनपुट बन गया। फाइन। मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दो एम्प्लॉयज लड़ पड़े, एक ने दूसरे को मुक्का मारा, तो ये नहीं होगा उसका आउटपुट हो गया, इसका इनपुट हो गया। जिसको लगा इसका इनपुट गिना जाएगा, जिसने मारा उसका आउटपुट होएगा। ये नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें पैसे की, कोई फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कैरिड ऑन बाय अ पर्सन। अब देखिए पर्सन से क्या मुराद है? ह्यूमन बीइंग नहीं, क्योंकि इसको लॉ डिफाइन कर चुका है ना, इन सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, और एक पार्टनरशिप फर्म, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, ये सारे पर्सन है। वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, बड़ा उसने क्लियर कर दिया कि हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि आपको इससे प्रॉफिट, आपने इसको आगे बेचना या नहीं बेचना। एंड इंक्लूड्स, देखें इंक्लूड क्या है, कहता है मजीद ऐनक लगाए, एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। क्लैरिफिकेशन आ रही है सिर्फ, कोई ऐसा काम किया जिसकी नेचर बिजनेस की है। आप, मैं रिटायर्ड हो गया तो मुझे फर्नीचर बनाने का बड़ा शौक है, तो मैंने घर बैठ के एक बड़ा खूबसूरत टेबल बना दिया और बेच दिया। राइट? तो लॉ कहता है कि ये लोग टेबल बेचते हैं, ये उसी नेचर का है, तो लिहाजा इसके ऊपर आप क्या करें, हमें टैक्स दें। समझ आ रही है? जाहिर बात है कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में अगर है तो फिर तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर तो मैंने एक ही टेबल बेचा है,
तो मेरी टर्नओवर ही नहीं है, तो मैं फिर कॉटन इंडस्ट्री में चला जाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना। ठीक है, इसी तरह घरों में लोग खाना रिटायरमेंट के बाद बना बना के अपनी सोसाइटियों में बेचते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बेचते हैं, मैथ मैस सिस्टम बना लेते हैं। तो ये सारा क्या है, कहता है कि उसकी तरह की अगर आपने काम किया तो वो भी इसमें आ जाएगा। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सर्विसेज और गोज टू अनदर पर्सन। ये तो बिल्कुल सादा चीज है, गुड्स सप्लाई करना किसी को या सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, मेरा दिल किया यार फारग में टेबल बना लूं, बड़ा खूबसूरत टेबल बना, वन ऑफ, एक दफा एडवेंचरस तौर पे मैंने ये काम किया। एंड, जब ये एंड आता है तो इससे क्या मुराद होती है, ये सारी चीजें, एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन। अभी वही मिसाल लें, कमेंसमेंट क्या थी, कॉटन के फूल को तोड़ना, ये कमेंसमेंट थी ना। इसके दरमियान में क्या हुआ, धागा बना, फिर कपड़ा बना, और इसको रंग दिया, इसको स्टिच किया, इसकी कमीज बनाई आपने। वो कहता है ये सारे जो ड्यूरिंग है, ये सारे जो काम है ना, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएंगे। टर्मिनेशन क्या हुई, एक शख्स ने इस शर्ट को क्या कर दिया, पैक कर दिया, आखिरी, कहता है ये भी, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज गिनी जाएंगी। एक शख्स अगर दरमियान में कपड़ा रंग रहा है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो कहता भाई ना तो ये प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं खत्म कर रहा हूँ, लॉ कहता तुम दरमियान में उस टैक्सेबल सप्लाई चेन का हिस्सा हो, तुम टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तुम्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहते हैं डज नॉट इंक्लूड, कौन सी चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएंगी, यानी कहाँ कहाँ टैक्स नहीं लगेगा, इम्प्लॉयज को नहीं लगेगा। अगर यही काम कपड़े रंगने वाला, कपड़ा बनाने वाला, ये सारा काम इम्प्लॉयज कर रहे हैं तो वो इसका हिस्सा नहीं है। समझ आ रही है। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसुएट और हॉबी, क्या मिसाल दी, वो अपने कि हॉबी के एक कपड़ा मेरा बन रहा है लेकिन मैंने बाहर से कुछ कपड़ा खरीद के किसी को डोनेशन दे दी, लॉ कहता है ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, यानी मेरे मेरे से होके नहीं गई, मैंने बाहर से ही, यानी गोरमे वाले जो है किसी जगह पर जाके गरीबों को बुलाएं और अपना खाना ना वहां सर्व करें, पल कॉन्टिनेंटल में दावत दे दें कि जी आप जितने गरीब हैं ये लोग जो हैं डेली जाके पीसी में जाके खाना खाया करें, ये हमारी तरफ से क्यूपॉन्स हैं, इंशाल्लाह पीसी भी बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, राइट। एंड एन एक्टिविटी कैरिड बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, यानी कौन, अगर यही काम कोई एओपी या कंपनी करे, वो भी इसमें नहीं, मीन सादा अल्फाज में एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, नहीं। हालांकि कर रहे होते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, धागा बना रहे होते हैं, शर्ट्स बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, माउस बना रहे हैं, लेकिन लॉ कहता है ये उसमें शामिल नहीं है। इज इट क्लियर, दो डेफिनेशन समझ आ गई। जहां ना समझ आए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने मेरे से फौरन पूछना है कि सर मुझे यहाँ समझ नहीं आई, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में इम्पैक्ट आना ही आना है। ये जो चार डेफिनेशन में आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये समय ने 100% पेपर में आनी है, गैस है, इसके बगैर आपका पेपर भर ही नहीं सकता। ठीक है, कौन सी है, 3.17, 17, 19 और 26, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बड़ी ही आसान है। ठीक है, मैं आपको वैसे ही लिख देता हूं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। पहले हायर परचेज को पढ़ लेते हैं। पहले हम हायर परचेज को पढ़ लेते हैं, किस्तों में चीजें बेचना। कहता है जिस महीने आप एग्रीमेंट करेंगे उसी महीने आपकी सप्लाई गिनी जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है, जरा सुनिएगा, पहले मैं ये बता दूं, मिसाल के तौर पे एक, मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाऊं।
ये अब ये देखें किस्तों पे इन्होंने, लिफान केपीटे केपीटी, इसने कुछ कहा है जी मेरे से किस्तों पे, आसान किस्तों पे मेरे से खरीदें। 20% कहता है जी पहले दे दें, फिर 30%, फिर 40%, फिर 50%। 6 6 महीने या 4 4 महीने का उसने कोई दिया हुआ है। ये बाइक उसने कहा खरीदे मेरे से किस्तों पे, 6.5 लाख रुपए की मैं आपको बाइक दे दूंगा। राइट। 2 3 महीने का आपको चस्का आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे चस्का आएगा। राइट। आपकी भी तबीयत साफ, मेरी भी तबीयत साफ हो जाएगी। अब ये जो इसने किस्तों में लिए हैं, लेट्स सपोज से 20% आपसे लिया है, 1,22,000 रुपया, बाकी पैसे इसको मिलने हैं साल के अंदर। तो ये किस महीने में सेल गिनी जाएगी? जिस महीने उसने बेची है ये। पैसे बेशक उसको बाद में मिलने हैं। फर्क समझ आ गई? अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ये किस्तों में नहीं बेची, किस्तों में उधार पे बेची है, किस पे बेची है? उधार पे कुछ चीज बेच दी है और कुछ मुझे उसका एडवांस आया है, उस सूरत में सिर्फ एडवांस के ऊपर हम टैक्स देते हैं। अगर मुझे एडवांस आया, भी चीज बेची नहीं है, क्या आया मुझे? मुझे कोई बंदा आया और उसने जनवरी में आके 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया, यार मेरी मोटरसाइकिल बुक कर लो। समझ आ रही है? मोटरसाइकिल मैंने दी उसको अगले महीने में, तो ये अगले महीने की सप्लाई गिनी जाएगी। किस्तों में क्या होगा कि जिस महीने एग्रीमेंट हो गया, अभी चीज दी या नहीं दी, पैसे आए या नहीं आए, वो गिनी जाएगी। दोनों में ये फर्क है। चल, अच्छा, ये जो टाइम ऑफ सप्लाई की है ना, इसकी मैं सादा डेफिनेशन आपको नीचे लिख देता हूँ, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सेल्स टैक्स purposes is the earlier of advance received, received या paid। अगर देखें, इसको फ्लिप करते जाएं साथ साथ। ठीक है। एडवांस रिसीव, तो जिसने पे किया है, बायर, मैं किस पॉइंट से लिखवा रहा हूँ? सेलर पॉइंट व्यू से। तो इसको आप फ्लिप कर लेंगे तो बायर पॉइंट व्यू से हो जाएगा। यानी अगर आप आउटपुट क्लेम कर रहे हैं तो इसमें चले जाएं। ठीक है। एडवांस रिसीव्ड, गुड्स मेड अवेलेबल, और एक्चुअली डिलीवर्ड। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी। मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द मंथ इन विच एन एग्रीमेंट वाज मेड। खत्म होगी जी डेफिनेशन। याद रहेगी ये? नोट कर लो। अब अगर एग्जाम के अंदर ये लिखा हो एडवांस पेड, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट बन जाए। मैं भी लिखता हूँ, आपने फिर मुझे बताते जाना। एडवांस पेड, एडवांस रिसीव्ड रुपीज 100,000, रुपीज 200,000। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द गुड्स वर्थ रुपीज 500,000, गुड्स रेडी टू डिलीवर
₹300,000। ठीक है जी। गुड एक्चुअली ₹1.2 million, राइट। ऑफर गिवन फॉर द गुड्स ₹40,000 इस। जी, पहले चाहिएगा कि जो मैंने एडवांस दिया है 1 लाख रुपए का, क्या इसको मेरी सप्लाई गिनी जाएगी या नहीं, ये मेरा क्या कहलाएगा। एडवांस मैंने पे किया है, मेरा इनपुट होगा आउटपुट होगा। एडवांस पेड है सबसे पहले 1 लाख रुपया, इनपुट होगा, शाबाश। मेरा इनपुट टैक्स ऑफ ₹18,000 मेरा इस महीने का इनपुट बन जाएगा। एडवांस रिसीव्ड, शाबाश। आउटपुट टैक्स ऑफ ₹36,000 ये बन जाएगा। यानी मैं बता रहा हूँ, ये सवाल में लाइनें लिखी हूं तो आपने करना क्या है। कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द गुड्स, नो ट्रीटमेंट। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अगर हायर परचेज पे खरीदने का लिखा होगा तो फिर आ जाएगा, फिर मेरी इनपुट बन जाएगी। लेकिन खाली लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द गुड्स, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है। 3 चीजें होती हैं जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई को अट्रैक्ट करती हैं। एडवांस का देना, जिस दिन आपने एडवांस दे दिया वो उतने उतने से आपकी सप्लाई गिनी जाएगी। उसने आपको एक दिन कॉल की 1 महीने में कि यार चीजें आपकी तैयार हैं ले जाओ, ठीक है, या वो हो गया, या एक्चुअली डिलीवर हो गई। जो भी पहले इवेंट हो जाएगा वो आपकी सप्लाई बन जाएगी। जी, गुड्स रेडी टू डिलीवर, मैंने उसको आवाज दी, आउटपुट टैक्स आएगा ना बेटा। गुड्स आर रेडी, तैयार हो गई। मेड अवेलेबल जिसको कहते हैं, गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो कितना आ जाएगा आउटपुट टैक्स। हाँ जी, 54,000। गुड्स एक्चुअली डिलीवर, ये भी मेरा हो जाएगा। अगर मैं खरीदार हूं तो मेरा इनपुट बन जाएगा, बेचने वाला हूं तो आउटपुट बन जाएगा। कितना बनेगा 12 लाख पे, 18%, 2,16,000। आपने टेबल बड़े से याद किए हैं, है ना। ऑफर गिवन, नो ट्रीटमेंट, समझ आ गई। तो टाइम ऑफ सप्लाई में क्या है, सादा बात है, बड़ी सादा डेफिनेशन है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है जी, ये फाइल आपके साथ शेयर कर देगा। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मैं से इन चारों, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में कौन इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी। अच्छा, वैल्यू क्या होती है इंपोर्ट के टाइम, ठीक है, कितनी कितनी आइटम्स होंगी वैल्यू के लिए। मैं आपको अगर नीचे लिखूं, वैल्यू में इंपोर्ट के टाइम के ऊपर वैल्यू क्या होगी, यानी वैल्यू से मुराद ये है कि किस वैल्यू से आपने परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू इंपोर्ट के टाइम पे हो सकती है, राइट। रिटेल गुड्स हो सकती हैं आपकी, राइट। आपके पास डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। आगे डिस्काउंट की टाइप्स हैं, नॉर्मल डिस्काउंट एंड मेंशन ऑन द इनवॉइस, ठीक है। दूसरा है जी कैश डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन रिटेल गुड्स, नॉर्मल एंड मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस, ठीक है जी। स्पेशल डिस्काउंट, डिस्काउंट
मेंशन ऑन द इनवॉइस, ठीक है, नॉर्मल डिस्काउंट बट नॉट मेंशन ऑन द इनवॉइस, ठीक है जी, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और मार्कअप। ये मुख्तलिफ सिचुएशन मैंने आपके सामने ये बनाई। ये आपको एग्जाम में चीजें मिल सकती हैं। और डिस्काउंट को मैंने आगे उसके हिस्से बना दिए। सबसे पहले है जी इंपोर्ट के टाइम के ऊपर वैल्यू क्या ली जाती है, उसका तरीकेकार क्या है कि आप उसकी वैल्यू में क्या करते हैं, जो कस्टम वैल्यू होती है या आप उसकी जो अप्रेजल वैल्यू टेक्निकली बोलते हैं, अप्रेजल वैल्यू, ये अप्रेजल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है जो कस्टम वाले आपको बताते हैं। इसमें आप करते हैं ऐड कस्टम ड्यूटी, राइट, जो आंसर आ जाए उसमें आप करते हैं ऐड एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो आंसर आ जाए उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स की वैल्यू ऐड करते हैं। बस अभी आपने इतना याद रखना। क्या बताया, आप बताएंगे मेरी ये चीज 100 रुपए की है, कस्टमर वाले कहते हैं नहीं ये 200 रुपए की है, एग्री हो गया, ठीक है जी, चले जाने दो। उस 200 में सबसे पहले कस्टम ड्यूटी ऐड की जाएगी। उस दोस्त कितना हो गया, कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, फिर उसमें क्या ऐड किया जाएगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऐड की जाएगी, फिर उसके अंदर सेल्स टैक्स की वैल्यू ऐड की जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ आपने याद रखना है। देखो, अप्रेजल वैल्यू, लेट्स सपोज वो है आपकी 5 लाख, ठीक है जी। उसमें आपने लेट्स सपोज कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी एट द रेट ऑफ 10%। आपकी कस्टम ड्यूटी के साथ वैल्यू कितनी आ गई, इसमें आपने एफईडी ऐड कर दिया एट द रेट ऑफ लेट्स सपोज 13%, दिस इंटू 0.13। ये हमारी सेल्स टैक्स में वैल्यू गिनी जाएगी, इसको हम वैल्यू करेंगे फॉर सेल्स टैक्स। अब इसमें आप सेल्स टैक्स ऐड करेंगे। अगर तो ये चीजें ट्रेडेबल हुई तो 21%, और अगर ये ट्रेडेबल ना हुई यानी कि आपने कोई ऐसी चीज इंपोर्ट की है जिसको बना के आगे बेचना, फिर नॉर्मल टैक्स होगा। आप एग्जाम में क्या करेंगे, अगर एग्जाम में कमर्शियल इंपोर्ट लिखा जाएगा तो आप 21% लेंगे, इंपोर्ट लिखा होगा तो 18%। समझ आ गई कि नहीं। लेट्स सपोज मैं 18% लेता हूँ, 18%, तो मेरे एग्जाम के लिए मेरा ये वाला आंसर होगा। ओके, ये हो। नॉर्मली इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जामिनर करवाता नहीं है, लेकिन आपको इस तरतीब का पता होना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी, एफईडी और सेल्स टैक्स, ठीक है। CFS याद कर लें अगर कर सकते हैं तो, ये तरतीब होगी इसमें। हाँ जी, सही है। अच्छा जी, डिस्काउंट के रूल क्या है, रिटेल गुड्स, रिटेल गुड्स के ऊपर बड़ा सादा आपको बता चुका हूँ
आपकी जो रिटेल प्राइस होगी, बेशक आपने जितने की मर्जी खरीदी है, वही आपकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। बार बार इसकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। ठीक है। रिटेल गुड्स में डिस्काउंट नहीं होता। डिस्काउंट की लॉ ने दो कंडीशन बता दी है कि ये नॉर्मल होना चाहिए प्लस इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो आप डिस्काउंटेड वैल्यू की परसेंटेज लेंगे। मैंने 1 लाख रुपए की चीज 10% डिस्काउंट पे दे दी, मार्केट में बिकती है 10% डिस्काउंट के ऊपर, तो वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 रुपये। ये लेक्चर मेरा सुनना है, मैं कोशिश करूंगा इसको यूट्यूब पे डाल दूं ताकि आप बार बार इसको तसल्ली से सुने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपने। सर अगर मार्केट वैल्यू से कम पे बेची। नहीं, फिर नहीं गिर जाएगी। ऊपर मार्केट वैल्यू से ऊपर चले जाए फिर कोई मसला नहीं है। अब 10% डिस्काउंट है लेकिन हम उसे 20% दे देंगे, क्या करेंगे? डिसअलाउ। अभी बस आपने ये याद रखनी कि दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कितनी? ये रिटेल गुड्स ना हो, रिटेल गुड्स पे डिस्काउंट होता ही नहीं। दूसरा, इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। आगे मैंने मुख्तलिफ सिचुएशन बनाई है, नॉर्मल डिस्काउंट एंड मेंशन ऑन दी इनवॉइस। तो आपकी वैल्यू क्या होगी? डिस्काउंटेड वैल्यू। आप इसी के ऊपर इनपुट आउटपुट चार्ज करेंगे। इसी के ऊपर इनपुट आउटपुट चार्ज, ये ठीक है। अगर कैश डिस्काउंट है तो नॉट अलाउड। कैश डिस्काउंट अगर आपको एग्जामिनर बता दे, इस साल उसने बताया हुआ है कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप डिसअलाउ करेंगे, उस वैल्यू को बढ़ाएंगे। उसने कहा जनाब 10 लाख की चीज थी, 9,50,000 ले लिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी? 10 लाख रुपए। आप कहेंगे ओरिजिनल कैश डिस्काउंट इज नॉट नो। आपने दिया, आपकी मर्जी, आप 1 रुपया ना लें, हमें 10 लाख पे टैक्स दें। कुछ समझ आ रही है? यस सर। ओके। डिस्काउंट ऑन रिटेल गुड्स नॉर्मल एंड मेंशन ऑन द इनवॉइस नॉट अलाउड। रिटेल प्राइस, बेशक ये बात लिखी जाए कि जनाब नॉर्मल भी है और इनवॉइस पे लिखा भी हुआ है, तो रिटेल गुड्स पे जो मर्जी कर लें। यानी आप जो है मस्जिद में बैठ के शराब पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, तो वो हलाल नहीं होगी, वो है ही हराम। हराम चीज पे जितना मर्जी दम कर ले वो हराम ही। सूअर पे तकबीर पढ़ के छुरी फेरने, सूअर हराम ही रहेगा। अब समझ आई बात की? Yes. बेसिक रूल ये है कि रिटेल गुड्स के ऊपर जब कह दिया नहीं है तो फिर नॉर्मेलिटी नहीं होगी। किसी के मुंह पे थप्पड़ मारने से कोई यार मैं बता के मार रहा हूं तुम्हें, तो वो है ही गलत, बेशक बता के मार रहे हैं। अच्छा जी, स्पेशल डिस्काउंट इनवॉइस पे लिखा हुआ है नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्योंकि स्पेशल डिस्काउंट अलाउ ही नहीं है। नॉर्मल डिस्काउंट बट नॉट मेंशन ऑन द इनवॉइस नॉट अलाउड, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी। वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो आप कौन सी लेंगे? वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। मार्कअप शामिल होगा, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ मार्कअप। वैल्यू, क्योंकि सेल्स टैक्स पे सूद पे ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और मार्कअप। मार्कअप यानी सूद के ऊपर ये लॉ नहीं है। जी बताइएगा। बेसिक डेफिनेशन आपको बता दी है, एक इंपोर्ट है, एक रिटेल गुड्स हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके जो पेपर में टेस्ट हुई हैं वो ये चीजें, मैंने तकरीबन सारे केसेस यकमुश्त लिख दी ताकि जिंदगी आपकी आसान हो। वैल्यू में शामिल हो तो क्या करेंगे? वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स लेंगे। वैल्यू में कहता मार्कअप शामिल है, जैसे किस्तों के बिजनेस में होता है, तो आप मार्कअप को निकाल देंगे। इज इट क्लियर? जी। डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है आपका, पहली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्काउंट किस तरह से अलाउ है, तो आप कहें रिटेल गुड्स पे डिस्काउंट अलाउ ही नहीं है। रिटेल गुड्स के अलावा डिस्काउंट नॉर्मल होना चाहिए और इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। ये थ्योरेटिकली है। नीचे मैंने आपको 5 सिचुएशन बनाई है जो पेपर में आ चुकी हुई है
कि नॉर्मल डिस्काउंट है और इनवाइस पे मेंशन है, आप कहेंगे यस, क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। आप वही वैल्यू लेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू ही लेंगे एग्जाम के अंदर। वो कहता है जी कैश डिस्काउंट, तो आप फिर डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, ग्रॉस अप करेंगे उसे। क्या करेंगे? इसको ग्रॉस अप करेंगे। वो कहते हैं जी डिस्काउंट ऑन रिटेल गुड्स नॉर्मल एंड मेंशन ऑन द इनवॉइस, आप इसको भी ग्रॉस अप करेंगे। आप रिटेल प्राइस, सॉरी ग्रॉस अप नहीं करेंगे बल्कि लिस्टेड प्राइस पे ही लेंगे। रिटेल प्राइस पे आप टैक्स चार्ज करेंगे। ये खरीदा है या बेचा है, दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, रिटेल बोल देना। मसलन शैम्पू है, वो थी, उसकी प्राइस है 1 लाख रुपए, मैंने आपको 80 हजार रुपए की बेच दी और बिक भी 80 हजार रुपए की रही है, डिस्ट्रीब्यूटर 80 हजार की ही बेचते हैं, नॉर्मल है, और मैं इनवॉइस पे मेंशन भी कर दिया कि मैंने आपको 20 हजार का डिस्काउंट दिया हुआ है। चूंकि रिटेल गुड्स हैं तो लॉ कहता है कि बेशक आप दोनों कंडीशन को पूरा करें, आपने मुझे टैक्स 1 लाख रुपए के ऊपर ही देना है। सही है। आगे स्पेशल डिस्काउंट नहीं, आप इसको भी ग्रॉस अप करेंगे। ग्रॉस अप समझ रहे हैं ना, ओरिजिनल वैल्यू पे जाएंगे। नॉर्मल डिस्काउंट बट नॉट मेंशन ऑन दी इनवॉइस, आप इसको भी ग्रॉस अप करेंगे। और अगर इसमें सेल्स टैक्स शामिल है तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो वैल्यू होती है उसका आप करेंगे 18% डिवाइडेड बाय 100 या 0.18 डिवाइडेड बाय 1.18, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से आएगा। और अगर कहे जी इसमें मार्कअप है शामिल, तो आप मार्कअप को निकाल के फिर उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात मैंने बताई है। इज इट क्लियर? ये समझ आ गई है? ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बताई है। अभी टाइम नहीं है वरना इसको मैं रीड करवाता। आप एक काम कीजिएगा, इसको रीड करके आइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कंसिडरेशन, आपने पैसे जो दिए हैं, पैसे नहीं दिए बल्कि क्या कर दिया, चीजें दे दी उसको कुछ, फिर क्या होगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में एसोसिएट, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समरी मैंने नीचे लिख दी है, ये वाली, ये आपके सामने, तो आप उसको प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा। मैं उसको कहता हूँ अपना इकबाल को कि उसको वो शेयर कर दे। ठीक है जी। 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताई है बेटा, कौन कौन सी है? हम्म नंबर 1 सप्लाई, टैक्सेबल एक्टिविटी, सप्लाई, सप्लाई, टैक्सेबल एक्टिविटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। याद रहेंगी? ये चारों डेफिनेशन आपने बेटा हाथ से लिख के अच्छी तरह याद करनी है। समझ आ गई? ताकि जब मैं आप अपनी किताब से ही जाहिर बातें करेंगे, तो ये नोट्स भी आपके साथ जो एग्जाम्पल के साथ है, मैं आपके साथ इकबाल को कहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करें। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग को कल गवर्नमेंट ने वो लगाया हुआ है इसके ऊपर ना, धुंध की वजह से, स्मोक की वजह से बैन लगाया है। तो कल मैंने ऑनलाइन 9 से 12 मैंने प्लान किया हुआ था फिजिकल क्लास का। ठीक है, चूंकि मेरा ख्याल है वो हो नहीं, उधर फिजिकली नहीं हो सकेगी, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन करेंगे, आपको समझ आ रही होगी, लिंक को आप ज्वाइन कर लें। तो उसके पास पेपर की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको देख लीजिएगा, अगर आपको समझ आए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपको लगे नहीं तो फिर मैं वो, यानी आपको अलग से भी मैं करवा लूँगा। लेकिन अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दोबारा करने से बहुत बेहतर हो जाएंगी, ये देख लीजिएगा। ठीक है ना?